यार हमारी वेबसाइट चेक करना बिल्कुल मत भूलना। हमने बहुत कमाल की एक वेबसाइट बनाई है तुम लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो अच्छा करना चाहते हैं, और सारी चीज़ें हमने एक ही जगह पे डाल रखी है। इस वेबसाइट पे तुम वीडियोस भी देख सकते हो मेरे चैनल के, और उसके बाद तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो लैडर फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज कर सकते हो। टॉपिक वाइज तुम्हें बहुत सारे टॉपिक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सारे अच्छे क्वालिटीज़ के होंगे। सारे वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है जिससे हमने क्वेश्चन उठा रखे हैं। यहाँ पे तुम कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट के अब सॉल्व भी कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वेबसाइट को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई भी इसका फीचर तुम्हें समझ नहीं आता या फिर और जानना हो तो उसको जानने के लिए कोई भी कभी भी कमेंट कर सकता है। मैं उसको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या अलग से फंक्शनैलिटीज़ हैं। लेकिन इसको चेक करना बिल्कुल मत भूलना यार, ये बहुत बढ़िया एक वेबसाइट बनाई है हमने तुम्हारे लिए, ताकि एक ही जगह पे तुम सारे टॉपिक वाइज, लेडर वाइज, लेवल वाइज, अप सॉल्विंग, रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे कर लो। यार जो भी नए हैं यार, जो मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो यार मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। हेलो एवरीवन, सो यार आज की वीडियो में हम रिकर्जन करने वाले हैं ऑन अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वाला पार्ट रह गया था, हमने रिकर्जन ऑफ एरे और स्ट्रिंग हमने कवर कर लिया है। तो आज एक बार यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिससे मतलब मैट्रिक्स की इम्प्लीमेंटेशन समझ आ जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मैं ऐसे ही मैट्रिक्स से कुछ और प्रॉब्लम वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, जो मतलब काइंड ऑफ सिमिलर हैं सेम प्रॉब्लम की तरह, बस उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, ताकि तुम्हें यार ये पता लग जाए कि मैं एक प्रॉब्लम करवाता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है तुम फ्यूचर में यही प्रॉब्लम सिर्फ कर पाओ। ऐसे और भी जितने सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगे तुम वो भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉब्लम से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल जितने भी बताऊंगा अच्छे से उनको समझ लेना। किसी में भी डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में तुम वो बाद में डाल सकते हो। तो यार आज की हमारी प्रॉब्लम इस तरीके से है कि तुम हो एक हीरो और तुम हो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में। तो यार हम हीरो हैं और ये पूरी एक मैट्रिक्स एक डंजन है। डंजन जिसको नहीं पता यार, वो होती है कुछ गुफा गुफा टाइप, वहाँ पे खजाने वजाने मिलते हैं थोड़े। तो ऐसा सा कुछ ये पूरा मेज़ बन रखा है। अब हमारे को क्या करना है, इस डंजन को कंप्लीट करना है। यानी कि हमें इस फर्स्ट बॉक्स से 1 1 से हमें इस लास्ट वाले बॉक्स पे जाना है एन एम पे। हर एक सेल में तुम्हारे को दो चीज़ हो सकती है। इनिशली तुम्हारी जो हेल्थ है, मैं अभी ज़ीरो मान के चल रहा हूँ जैसे प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो हर एक सेल में क्या होगा कि अगर तुम इस वाले सेल में जाओगे तो तुम्हारी हेल्थ 2 से डिक्रीज़ करेगी। अगर तुम नीचे वाले सेल में जाओगे तो तुम्हारी हेल्थ 2 से इंक्रीज़ करेगी। यानी कि हर सेल पे जाने पे या तो हमारी हेल्थ डिक्रीज़ होगी या तो हमारी हेल्थ इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारा इफेक्ट होगा हर सेल पे जाने के लिए, ठीक है। अब मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि हम कैसे मूवमेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। तो अगर मैं पहले सेल में हूँ तो पहले सेल से मैं राइट जा सकता हूँ, डाउन जा सकता हूँ, या डायगनली डाउन जा सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ यही 3 मूव्स हैं। इन 3 मूव्स को करते हुए मेरे को यहाँ पे जाना है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम हमें ये है कि यार हमें ये बताना है इनिशियली हम किस मिनिमम हेल्थ से स्टार्ट करें। वो नेगेटिव भी हो सकती है। किस मिनिमम हेल्थ से हम स्टार्ट करें इनिशियली, ताकि जब हम लास्ट सेल पे पहुँचे एन एम पे तो हमारी हेल्थ ग्रेटर देन ज़ीरो हो। हमें वो मिनिमम से मिनिमम हेल्थ बतानी है कि यार मैं जिस भी पाथ को चुनूँ, जो भी मेरे लिए फेवरेबल पाथ हो, उस पाथ में जितनी मेरी हेल्थ डिक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ हुई, जो भी हो, जब मैं ये लास्ट वाले सेल पे पहुँचूँ तो मैं ज़िंदा पहुँचूँ। मेरी हेल्थ ज़ीरो होने का मतलब मैं मर जाऊँगा जब डंजन की स्टार्टिंग करूँगा। तो स्टार्टिंग में मैं कितने भी हेल्थ ले सकता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ। इस प्रॉब्लम के लिए मैंने बोल दिया नेगेटिव भी ले सकते हैं, चलो नेगेटिव भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इनिशियली मैंने कहा कि क्वेश्चन में तुम्हें ये वाली सेल की वैल्यू ज़ीरो दी होगी और ये पूरा मैट्रिक्स दिया होगा। तो तुम्हें इसको सॉल्व करना है, इसको बताना है कि यार लास्ट वाले सेल पे हम पहुँचेंगे तो हमारी मिनिमम हेल्थ क्या होनी चाहिए थी फर्स्ट वाले सेल पे, ताकि हम लास्ट वाले सेल पे जिंदा पहुँचे। अगर किसी को प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में कुछ भी डाउट रह जाता है, एक बार इसके गो थ्रू कर देना। मैंने लैंग्वेज लिख दी है यहाँ पे, और फिर भी समझ नहीं आता तो वो कमेंट डाउन कर सकता है। तो यार इसको समझने के लिए कि हम लास्ट वाले सेल पे कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, कैसे इसमें हमने सोचा कि यार इसमें रिकर्जन लग सकती है। तो यार देखते हैं कि मैंने एक बारी बताया था रिकर्जन की पहली वीडियो में कि बहुत बारी होता है कि यार प्रॉब्लम को हमें बैकवर्ड स्टार्ट करना पड़ता है। हमारे को दे रखा था कि हम फर्स्ट सेल पे हैं, हमें लास्ट सेल पे पहुंचना है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार मैं लास्ट सेल पे पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को लास्ट सेल पे पहुंचने के लिए कौन से सेल से मैं लास्ट सेल पे पहुंच सकता हूं, तो मैंने कहा ये 3 सेल हैं इसके, या तो मैं ऊपर से यहाँ पे आ सकता हूँ, या तो मैं डायगनली ऊपर से यहाँ पे आ सकता हूँ, या तो मैं इसके लेफ्ट पार्ट से यहाँ पे आ सकता हूँ। लास्ट सेल पे पहुँचने के लिए मेरे पास बस यही 3 डब्बे हैं, मतलब यही 3 सेल्स हैं जो मेरे पास रास्ता है कि इनसे ही मैं लास्ट सेल पे पहुँच सकता हूँ। तो अगर मैं फेवरेबल आंसर अपना देखना चाहता हूँ कि यार मैं लास्ट सेल पे पहुँचना चाहता हूँ तो मेरे को किस सेल से आना चाहिए,
तो मैं कहूँगा यार मेरे को उस सेल से आना चाहिए जिस सेल में अभी करंटली मेरी हेल्थ सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ जिस अगर मान लो फर्स्ट सेल में सबसे ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे मेरा कुछ माइनस भी होता है तब भी ओवरऑल हेल्थ मेरी ज़्यादा ही रहेगी कंपेयर टू दीज अदर टूज, क्योंकि ये फर्स्ट सेल का हेल्थ मेरा सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा यार इन तीन में से जो भी बेस्ट होगा, मतलब जिसमें भी हेल्थ मेरी सबसे ज़्यादा होगी, उस सेल से मैं लास्ट सेल पे आ जाऊंगा। चलो ठीक है। अब बात करते हैं यार, अब ये कैसे पता चलेगा यार इन तीन में से किसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं सेकेंड सेल के लिए देखना चाहता हूँ कि इस पर हेल्थ कितनी है। तो सेकेंड सेल पे हेल्थ देखने के लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे मेरी हेल्थ कितनी होगी। इससे पहले वाले सेल में, मतलब पिछले सेल में, जिस भी सेल से मैं सेकेंड सेल पे आया हूँ, उस सेल में जितनी मेरी हेल्थ होगी प्लस में इस सेकेंड सेल की हेल्थ, तो जितनी मेरी पिछले सेल में हेल्थ थी और प्लस में कर देंगे हम सेकेंड सेल में, तो मेरी करंट सेकेंड सेल की हेल्थ पता लग जाएगी। अब यार ये कैसे पता लगे कि सेकेंड सेल में हम कौन से सेल पे आए हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो ऊपर से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। अब हम क्या चुनेंगे इनमें से जो हमारा फेवरेबल होगा, यानी कि जो जिस इन तीनों में से जिस भी सेल में हमारा मैक्सिमम हेल्थ पड़ा होगा हम वो वाला हेल्थ सेलेक्ट करेंगे और उसमें सेकेंड सेल की हेल्थ ऐड ऑन कर देंगे, तो सेकेंड का हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट के लिए अगर हमें देखना होगा तो फर्स्ट में हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, हम सेकेंड से आ सकते हैं, इस वाले सेल से आ सकते हैं, इस वाले सेल से आ सकते हैं। सेम काम हम इस सेल के लिए करेंगे, सेम काम हम थर्ड वाले सेल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार प्रॉब्लम में हम पीछे पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और हर बारी जब हम पीछे जा रहे हैं तो हमें सेम काम करना है। और लास्ट कंडीशन ऐसी आएगी कि यार हम फर्स्ट सेल पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे हेल्थ हमारी जीरो है। तो हमें पता लगता है यार इससे कि यार हाँ, मैं अगर ऐसे अप्रोच करता हूँ तो रिकर्सिव थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि हर एक स्टेप पे मेरे को सेम काम करना है, बस सेल की वैल्यूज चेंज हो रही है। तो जैसे ही इसका हल्का सा भी हिंट मिले तो हमें सबसे पहले क्या करने बैठ जाना है, छोटा सा एग्जाम्पल लेना है और ट्री बना देनी है। रिकर्जन में ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्री ज़रूर बनानी है। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3x3 की, इजी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए, और मैट्रिक्स के हर एक सेल को नंबर दे दिया एक तरीके से, क्योंकि नंबर से हमें रिपीटेशन देखना ज़्यादा आसान हो जाएंगे, सेल वेल लिखना दोनों कोऑर्डिनेट रो कॉलम थोड़ा लेंदी हो जाता, तो मैंने नंबर ले लिया। अभी हमें कहाँ पे पहुँचना है, हमें नाइन्थ वाले सेल का आंसर चाहिए। नाइन्थ वाले सेल के लिए आंसर हमें क्या चाहिए कि भाई 6, 5 और 8 सेल, ये तीन सेल है, इनमें से जो भी मेरा मैक्सिमम होगा उसमें नाइन्थ वाले का ऐड कर देंगे तो नाइन्थ वाले का आंसर मिल जाएगा। तो हमें किसका आंसर चाहिए, 6, 5, 8। अब 6 के लिए जब हम जाते हैं तो 6 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 6 के लिए 3, 2, 5 देखना पड़ेगा। तो 6 के लिए भी 3, 2, 5 देखना पड़ेगा। 9 के लिए 5 था, 6 के लिए 5 है। 8 के लिए 5 है, 4 है, 7 है। 5 के लिए 2 है, 1 है, 4 है। तो हमने देखा यार रिपीटेशन तो पहले स्टेप में ही हमें नज़र आ गई कि यार 5 हमारा इतनी जगह आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम रिपीटेशन का भी है, इसमें हमें मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी। अब मेमोराइजेशन में मैंने बोला था यार डिपेंड करता है कि कितने फैक्टर तुम्हारे डिसाइड कर रहे हैं कि मेमोराइजेशन में तुम कैसे पता लगाओगे कि वो स्टेट सेम है पूरी की पूरी। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स में हम काम कर रहे हैं, 5 का मतलब क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 का मतलब यही है। तो 5 अगर रिपीट कर रहा है तो 5 मेरा ये वाला है और ये वाला है, ये मेरे को कैसे पता चला, जब इनका रो सेम है और कॉलम सेम है। सिर्फ रो सेम होने से मेमोराइजेशन नहीं हो सकती थी, सिर्फ कॉलम सेम होने से मेमोराइजेशन नहीं हो सकती थी। तो सिंपल सी मेमोराइजेशन के लिए इसमें हमें क्या स्टेट लगेंगी, दो स्टेट्स लगेंगी, रो की और कॉलम की। जब भी किसी एक स्पेसिफिक रो या किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए हमने आंसर पहले से निकाल लिया तो हम उसके लिए दोबारा आंसर कभी भी नहीं निकालेंगे। ये तो रही बात यार कि हमने ये रिलेशन प्रोड्यूस कर दिया चाइल्ड और पेरेंट के बीच में, काइंड ऑफ ट्री बनता है ये। तो ये चाइल्ड होते हैं और ये जिससे निकलती है ब्रांचेस वो पेरेंट्स होते हैं। तो चाइल्ड और पेरेंट के बीच में तो हमारा रिकर्सिव रिलेशन का बन गया। अब इसमें बेस केस कैसे ढूंढना है हमें, तो यार बेस केस ढूंढना भी काफ़ी सिमिलर है। अगर ट्री को हम थोड़ा सा भी एक्सटेंड करते तो हमने देखा 4 1 पे एंड हो रहा है, 5 का एक 1 है, 2 1 पे एंड हो रहा है। 5 वाली ये ट्री है, ये वाली ट्री सेम बनेगी तो मैंने ड्रॉ नहीं करा। 2 1 पे एंड हो रहा है, 3 2 1। तो सारे जो भी हमारे हैं ये लास्ट में कहाँ पे एंड हो रहे हैं, 1 पे, यानी कि लीफ नोड हमारा क्या हो गया इस केस में, 1। मैंने पहले ही बताया था कि यार लीफ नोड हमारा बेस केस डिसाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि लीफ नोड का आंसर हम मैनुअली डाल सकते हैं अपने प्रोग्राम के कोड में। तो हमने 1 का आंसर क्या डाल देना है, तो यार 1 पे मेरे को हेल्थ बतानी है कि मिनिमम कितनी चाहिए, तो 1 की कोई भी कंट्रीब्यूशन मेरे को लेना नहीं है। 1 की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेने का मतलब 1 पे जो भी हेल्थ होगी उसको मैं 0 एज्यूम कर रहा हूँ अभी।
प्रॉब्लम में वैसे गिवन है कि ज़ीरो है, फिर भी अगर प्रॉब्लम में कुछ और भी होता तो मैं ज़ीरो अज्यूम कर लेता, या फिर अगर मान लो प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो जाती कि हमें सिर्फ पॉजिटिव हेल्थ हम ले सकते थे, तो कितनी हेल्थ हम लेते, और इनिशियली वन पे हमारी कुछ पॉजिटिव हेल्थ है पहले से ही, तो हम क्या करते, यही पॉजिटिव हेल्थ ले लेते, और जो भी मेरा लास्ट में हेल्थ बचता अगर वो पॉजिटिव होता तो हमें वन में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो नेगेटिव होता तो जितने से नेगेटिव होता वो एडिशनली और ऐड कर देते हमारे वन के इनिशियल हेल्थ पे। तो बेस केस तो हमारा क्लियर है कि वन की हेल्थ हमें वापस करनी है, इस प्रॉब्लम की हेल्थ वो ज़ीरो है। तो यार बेस केस भी हो गया हमारा और रिलेशन भी हो गया। तो एक बारी तुमने ये ट्री में थोड़ी सी मेहनत कर ली, ये ट्री बनाने में यार ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा तुम्हें, 2 से 4 मिनट। लेकिन ये जब प्रॉब्लम आएगी तो ये BC लेवल से कभी भी कम में नहीं आएगी। तो BC लेवल के प्रॉब्लम अगर तुम कोड फोर्सेस पे भी करते हो और उसमें 2-4 मिनट तुम ट्री बनाने में लगाते हो, तो यार मेरे हिसाब से वो नुकसान की बात नहीं है। लेकिन ट्री के बाद एक कॉन्क्रीट तुम्हारा रिकर्सिव पूरा फंक्शन बन गया है और जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, तुमने मेमोराइजेशन भी देख लिया है, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब रिकर्जन तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी तो हो सकता है कि तुम्हें ये ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट देख के छोटा एग्जांपल लेके हमें तुरंत पता लग जाता है, लेकिन वो तब जब तुम्हारा बिल्कुल हाथ बैठ जाए तभी वो काम करना, वरना सेफ यही रहता है यार कि जब भी रिकर्जन करो तो ट्री ज़रूर बनाओ। एक दूसरा क्वेश्चन है जो मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ, इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं कि कोड कैसे करना है। तो वीडियो को यार पूरे एंड तक देखना, ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि एक ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते हैं, उन सबको कवर अप हम इसी वीडियो में कर लेंगे, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करना। तो यार कोडिंग पार्ट देखते हैं। कोडिंग पार्ट के लिए मैंने NM नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो हमें गिवन होंगे वो मैंने ग्लोबली बनाए थे, मैंने इनपुट यहाँ पे ले लिया। मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है, यहाँ पे मैंने ग्रिड को पहले से ही हैश डिफाइन में कर रखा है, तुम लोग भी ये सब काम कर सकते हो। वेक्टर और वेक्टर इंट बार बार ही ना लिखने की जगह इसको मैक्रोज में सेव कर सकते हैं हम। मैक्रोज के ऊपर जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिया, यानी कि एक मैट्रिक्स नाम करके जो ये मेरा इनपुट लेगा, और एक DP की 2D एरे बना ली है हमने, ताकि उसमें हम आंसर मेमोराइज कर पाएँ। जो भी सेल और कॉलम स्पेसिफिक के लिए हमने आंसर निकाला है वो हम DP में सेव करेंगे। जब भी हम ग्लोबली बनाते हैं तो यहाँ पे हम या तो कांस्टेंट साइज दे सकते हैं इनको, या फिर बिल्कुल साइज नहीं दे सकते। वेरिएबल हम यहाँ पे साइज में कभी भी नहीं डाल सकते, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैं इसको कोई भी साइज नहीं देता हूँ। जब मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ और मैं इनपुट ले लेता हूँ उसके हिसाब से मैं इनको साइज कर देता हूँ असाइन फंक्शन का यूज़ करके। तो DP में अब मैंने आंसर में यार देखा होगा, यहाँ पे मैंने इंट मिन का यूज़ करा है, -1 का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मैंने ये बात कंसीडर करी कि मेरे आंसर में किसी भी एक रो कॉलम के लिए -1 हो सकता है। तो अगर मैं DP में -1 लेता तो इसमें मेरे को धोखा हो सकता था, तो मैंने वो वैल्यू ली जो मेरा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। मैंने पहले भी यह बात बताई है, तो इसको ध्यान ज़रूर रखना। DP में वो वैल्यू से सारी वैल्यू को इनिशियलाइज करना जो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। सिंपल हमने मैट्रिक्स को इनपुट लिया है, ये नए तरीका का फॉर लूप है, जिसको नहीं आता हो वो प्लीज़ पहले की वीडियोस मेरी देखना, किसी ना किसी वीडियो में मैंने बता रखा है। और मैंने एक इंट हेल्थ बना लिया कि इंट हेल्थ मेरी लास्ट वाले सेल पे आने के बाद क्या मेरी हेल्थ होगी, वो मेरा आंसर स्टोर हो जाएगा हेल्थ वाले वेरिएबल में, और मैं सी आउट क्या कर दूंगा, 1 माइनस हेल्थ, यानी कि मेरी लास्ट हेल्थ मैं क्या बनाना चाहता हूँ, 1 बनाना चाहता हूँ। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा क्या है, हमारा 1 है, तो 1 बनाने में हमें सबसे कम मेहनत लगेगी। कोई भी अगर नेगेटिव नंबर को भी 1 बनाना हो सबसे कम मेहनत लगेगी। पॉजिटिव नंबर को 1 बनाना हो तो हम उस केस में हमारे आंसर को सबसे डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम हेल्थ चाहिए थी, तो इस केस में हमारा आंसर मिनिमम आएगा जब हमारी यहाँ पे हेल्थ बिल्कुल एक्यूरेट 1 होगी। तो 1 माइनस हेल्थ कर दिया। अब देख लेते हैं ये लाइव फंक्शन क्या कर रहा है। ये बहुत छोटा सा रिकर्सिव फंक्शन है, अब मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने रो और कॉलम इनपुट में ले लिया है। इनिशियली मैंने n-1 m-1 भेजा था कि मैं लास्ट सेल पे खड़ा हूँ, लास्ट सेल के लिए मेरे को आंसर चाहिए। तो मैंने कहा यार कभी भी मेरा रो लेस देन 0 हो जाए या फिर कॉलम मेरा लेस देन 0 हो जाए तो इंट मिन रिटर्न कर दो, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है, हम आउट ऑफ द मैट्रिक्स चले गए हैं। ग्रेटर देन n या ग्रेटर देन m मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम हमेशा शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड पे या फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, हम नीचे या फिर राइट साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो दो कंडीशन नहीं डाली। इन दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा इंट मिन रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हम ग्रिड के बाहर चले गए, तो कभी भी वो कंसिडर नहीं होगा। जब हमारा r इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि हम पहले सेल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या कर देना है, 0 रिटर्न कर देना है। अगर मान लो यहाँ पे पहले सेल पे कुछ और हेल्थ होती तो हम क्या रिटर्न करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ R0 C0।
फिर मैंने एक इंट आंसर वेरिएबल बना लिया, डीपी ऑफ आरसी से हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको, और हमने देख लिया कि आंसर अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू इंट मिन है, यानी कि हमने पहले ये आरसी के लिए निकाल रखा है आंसर, तो हम सीधा वही आंसर कर देंगे। वरना हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ आरसी मतलब करंट सेल पे जो हम खड़े हैं उसकी क्या वैल्यू है, प्लस मैक्सिमम ऑफ ये जो 3 सेल इसके ऊपर हैं, इन 3 में से मैक्सिमम जिसका भी आंसर आएगा वो मैंने ऐड कर देना है। तो मैक्सिमम 3 एलिमेंट का लेना हो तो हमें ब्रेसिस का यूज़ करना पड़ता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है, बट फिर भी जिसको नहीं पता वो आज सीख ले ये चीज़। 2 एलिमेंट के लिए मैक्सिमम लेना तो सिंपल होता है पैरेंथेसिस लगा के, लेकिन 3 एलिमेंट या फिर उससे भी ज़्यादा एलिमेंट का मैक्सिमम लेना हो, लेकिन वो 3-4 हो, तभी इस मैक्सिमम का यूज़ करने का फ़ायदा है। तो हमने इन तीनों के लिए कॉल कर दिया, इस वाले सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए, इन तीनों में से जिसका आंसर मैक्सिमम आएगा, जिसकी हेल्थ मेरी मैक्सिमम होगी, वो मेरी मैट्रिक्स ऑफ आरसी में आ जाएगी और मैं उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। जब मैं पीछे वाले सेल के लिए जाऊंगा, सेम काम इसके लिए करूंगा, सेम काम उसके लिए करूंगा, तो ऐसे जो रिकर्सिव ट्री हमने समझाया था वो ऐसे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, जो हमारा सैम्पल केस दे रखा है यहाँ पे -1 आंसर मेरा मिनिमम बता रहा है, तो -1 इसको फर्स्ट सेल पे रख के देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है लास्ट सेल पे, वो 1 आती है कि नहीं आती है। तो मान लो यहाँ पे -1 है, तो मेरे फेवरेबल पाथ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा 2 क्योंकि पॉजिटिव है, तो -1 + 2 मेरा +1 हो जाएगा। फिर मैं डायगनली जाऊँगा तो +2 हो जाएगा, फिर मैं इधर जाऊँगा तो -1 यानी कि 1 मेरी हेल्थ आ रही है, यानी कि जो कंडीशन मैंने डाली थी बिल्कुल सही चल रहा है। तो आई होप ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब बात करते हैं यार, ऐसे किसी और प्रॉब्लम में हमें करना हो तो मैंने कहा था यार, हमने क्या देखा इस सेल में, देखा इस सेल का क्या आंसर है, और हमने मैक्सिमम उठाया पिछले स्टेट से। हमने इस मैट्रिक्स में इस प्रॉब्लम में ये काम करा है। हर एक प्रॉब्लम में हमने क्या काम करा है उस पर फोकस करा करो कि क्या प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी। तो मैट्रिक्स का मैं कहता हूँ एक और नया क्वेश्चन है कि मान लो ये सारी रोज हैं, एक तरीके से नए स्टेशन हैं, 4 स्टेशन है, 1 2 3 4। तुम्हें पहले स्टेशन से लास्ट स्टेशन पे जाना है, और हर एक स्टेशन पे 4 बसेस हैं तुम्हारे पास अवेलेबल, सबके अलग अलग फेयर्स हैं। तुम किसी भी बस से इनमें से सेकंड वाले स्टेशन पे पहुंच सकते हो, लेकिन इसमें एक कंस्ट्रेन है। मान लो अगर तुमने बी बस का सिलेक्शन करा, तो बी बस के सिलेक्शन से अब जब तुम नेक्स्ट बस जो चुनोगे वो तुम क्या सिलेक्ट कर सकते हो, वो ए सिलेक्ट कर सकते हो, बी सिलेक्ट कर सकते हो और सी सिलेक्ट कर सकते हो, बस डी तुम सिलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि हम अपने से नीचे वाला या फिर एक लेफ्ट एक राइट, यही 3 बस का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पे अगर आ गए तो ये 3 बस का हम सिलेक्शन कर सकते हैं और किसी बस का सिलेक्शन नहीं कर सकते। हमें ये बताना है कि 4th स्टेशन पे जब हम पहुँचेंगे तो मिनिमम हमारी क्या कॉस्ट लगेगी। मे बी तुम्हें अभी सिमिलैरिटीज़ नज़र नहीं आ रही होंगी कि यार इस प्रॉब्लम में और जो ऊपर वाली प्रॉब्लम करी उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूँ प्रॉब्लम को। तो यार मैंने कहा कि मैं 4th स्टेशन पे ऑलरेडी खड़ा हूँ मान लो। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे आने का मेरा क्या कॉस्ट हुआ, यहाँ पे आने का मेरा क्या कॉस्ट हुआ, यहाँ पे आने का मेरा क्या कॉस्ट हुआ, और यहाँ पे आने का मेरा क्या कॉस्ट हुआ। इन चारों में से जो भी मेरा मिनिमम होगा वो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा इसका कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को किसका कॉस्ट देखना पड़ेगा कि यार इस सेल पे ये जो ये कॉस्ट है इसमें मेरे को क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा। इसके ऊपर वाले ये जो 2 बसेस हैं, हम इन 2 बसेस से यहाँ पे आ सकते थे, तो इन 2 बस में से मैं कौन से बस पे यहाँ पे आना पसंद करूँगा जिसका फेयर इन दोनों में से कम है, यानी कि मिनिमम मैंने ले लिया इस वाले और इस वाले का। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे आने का मेरा क्या फेयर हुआ, तो यहाँ पे आने का मेरा फेयर हुआ ये वाला फेयर, प्लस इन 3 बसेस में से जो मेरा मिनिमम फेयर हुआ वो मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो यार देख रहे हो जैसे कि हमने जस्ट अबव वाले प्रॉब्लम में करा था कि करंट वाले सेल में आने का हमारा कॉस्ट क्या हुआ, वो पिछले हम कहाँ से आए हैं यहाँ पे, उन सारे रास्तों में से जो फेवरेबल रास्ता होगा वो अपने लिए सिलेक्ट कर लें तो इसका आंसर इजीली निकल सकता है, और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम बन जाती है ऊपर वाले प्रॉब्लम की तरह। तो इसमें भी हमने सेम काम करना था कि हमें प्रीवियस 3 का मिनिमम ले लिया और इसमें ये चीज़ ऐड ऑन करवा दी, तो ये हमारा सेम बन गया। और बेस केस हमारी क्या बन जाती है, फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में तो हम पहले से ही खड़े हैं, तो हमारे को इसमें जब भी हम मिनिमम लेना होता तो ये बिना कॉल के ही मिनिमम हो जाता, सीधा वैल्यूज़ कंपेयर करके मिनिमम हम निकाल लेते, तो ये प्रॉब्लम भी ईजिली सॉल्व हो जाता। अब यार ये प्रॉब्लम एक मैंने बताया फेयर का। अब एक और प्रॉब्लम बहुत फेमस है कि मान लो तुम्हारे पास ऐसी एक मैट्रिक्स गिवन है
और तुम्हें फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे पहुंचना है मिनिमम कॉस्ट से, और उसमें भी तुम्हारी सेम मूवमेंट है, राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो और इधर जा सकते हो। तो वो प्रॉब्लम ऊपर वाले प्रॉब्लम की तरह बिल्कुल सिमिलर है। ऊपर वाला प्रॉब्लम उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने ये वाला प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन दिखा दिया है। तुम ये जो नीचे वाला प्रॉब्लम मैंने अभी बताया, इसको खुद से इम्प्लीमेंट करना, और ये वाला भी खुद से इम्प्लीमेंट करना कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ तक आने की हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, वो तुम खुद से निकाल लेना। अब ये दोनों पार्ट काफ़ी ईजिली हैं, आई होप तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर ये कर ना पाओ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर हेल्प कर दूंगा। एंड इसके साथ ही यार हमने रिकर्जन की एरे कर ली है, स्ट्रिंग कर लिया है और मैट्रिक्स कर लिया है, तो रिकर्जन का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अब हमारा ख़त्म हो गया है। अब जितने भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ और थोड़े मुश्किल प्रॉब्लम्स होंगे। जितने भी फेमस प्रॉब्लम है LCS या LIS, ये सब भी मैं रिकर्जन में ही अभी कवर करवा दूंगा कि रिकर्जन से उनको कैसे करते हैं, ये भी तुम्हें आना चाहिए। तो रिकर्जन हमारी अब रिकर्जन की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 वीडियोस और आएंगी, फिर उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में।